नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज के शो में सबसे पहले फोकस करेंगे गोल्ड पर ही, जहां पर एक तेजी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो बनते हुए देखी है। तो जो ये तेजी बनी है कितनी टिकेगी, क्या इम्पैक्ट डिमांड पर दिखेगा अगर प्राइसेस यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हर पहलू से समझने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो डिमांड आउटलुक हो गोल्ड से जुड़ा हुआ या फिर प्राइसेस का ट्रेंड ही क्यों रहा हो। जायजा लेंगे बेस मेटल्स का, जहां पर हाल ही में जो स्ट्रेंथ बनी वो थोड़ी सी टिकती हुई दिखाई दे रही है। क्या अपॉर्चुनिटीज है यहां पर, इस पर भी हमारा खास फोकस रहेगा। और साथ ही एग्री कमोडिटी पैक में बातचीत करेंगे जीरे पर, जहां पर एक तेजी हमने कल बनते हुए देखी थी, तेजी अभी भी बरकरार है और एक्सपेक्टेशंस ये बिल्डअप हो रही हैं कि यहां से फेस्टिव डिमांड के मद्देनजर, वेडिंग डिमांड के मद्देनजर तेजी तो आएगी ही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो फिलहाल जीरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा, मोतियारो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी किशोर नारने और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी रिसर्च अमित खरे मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट गोल्ड के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और नजर डालते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस के ट्रेंड पर। घरेलू बाजार में 61,000 के पार भाव निकलते हुए देखे और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $1990 के आसपास फिलहाल प्राइसेस आ चुके हैं। हालांकि 2000 के आसपास के एक स्टिफ रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में देखने को मिला है, वो पार होंगे तो एक नई तेजी की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। लेकिन डॉलर की वीकनेस से ये तेजी का सपोर्ट हमने आते हुए देखा है। पहले एक टेक्निकली एक व्यू ले लेते हैं अमित से। अमित, बताइए कैसा लग रहा है गोल्ड यहाँ से 61,000 के ऊपर फिलहाल बना हुआ तो है, कितना टिकेगा, यहाँ से मजबूती एक्सटेंड होगी क्या, कैसे ट्रेड लें यहाँ पर ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि ये तेजी अभी कंटिन्यू रहेगी। अभी 3 दिन पहले ही गोल्ड ने एक लाइफ टाइम हाई 61,914 के आसपास का बनाया, तो एज पर चार्ट लगता है कि वो वापस फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 61,000 के आसपास जो कि इसका मौजूदा भाव है, ट्रेडर्स को फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 60,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 1 से 2 दिन का जो टारगेट है वो 60,600 से लेके 61,600 से लेके 62,000 रुपए तक हो सकता है। ओवरऑल जो है बाय का ट्रेड ही लेके चलना है। ओके, तो बाय का ट्रेड लेकर ही चले, 62,000 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। किशोर, पिछले हफ्ते एक फ्रीक ट्रेड हमने गोल्ड में लगते हुए देखा था, जहां पर नए लाइफ टाइम हाईज गोल्ड ने छुए थे, लेकिन अब कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है एक्चुअल रियल टाइम हाईज टच करने की, कंसीडरिंग यूएस बॉन्ड यील्ड हो, डॉलर हो, ये नीचे आए हैं, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग बनी हुई है, लगता है सपोर्ट मिलेगा यहां से, फर्दर और तेजी जारी रहेगी? यस दीपाली, आई थिंक सी जैसा यूएस ट्रेजरी यील्ड से ऑलमोस्ट 2 महीने के लो पे चल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट द एंटायर रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशन है वो कमज़ोर होते हुए दिख रहा है। एंड अभी जो मिनट्स आने वाला है उसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहेगा। अगर मार्केट को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुका है और प्रॉब्ली एनीवेयर समवेयर अराउंड 2024 का फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर तक अगर रेट कट का गुंजाइश बन जाता है, देन गोल्ड में रैली वापस शुरू हो जाएगा और जो करंट रैली है वो एक्सटेंड हो जाएगा। सो इवन एट द करंट लेवल्स आई थिंक 61,000 के आसपास का जो लेवल्स है, आई थिंक शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए बेहतरीन लेवल्स है। शॉर्ट टर्म में आपका अपसाइड टारगेट 61,500 तक आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना चाहिए 60,800 के आसपास। ओके, तो 60,800 के आसपास का स्टॉप लॉस तेजी करने की ही सलाह है। गोल्ड में 61,000 के मौजूदा लेवल्स हैं, लेकिन डिमांड कैसी आ रही है फिजिकल मार्केट में, उस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। गौरव बाबा हमारे साथ मौजूद हैं बाबा ज्वेलर्स से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, फेस्टिवल सीजन के दौरान जो भी बातचीत हमारी ज्वेलर्स के साथ हुई, उससे एक चीज तो सामने आई थी कि यहाँ से फेस्टिव बाइंग में भले ही उतनी वाइब्रेंसी ना दिखी हो, लेकिन वेडिंग डिमांड को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी, 15% तक की ग्रोथ की बात की जा रही थी। आपकी की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स हैं, किस तरीके की वेडिंग डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? नमस्कार जी, थैंक यू। सो अभी आज की डेट के अंदर वेडिंग डिमांड जैसे आपने बताया, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। उसकी डिमांड काफी अच्छी है, काफी अच्छा वॉक इन है। सेल्स आर आल्सो बूमिंग, काफी अच्छी सेल्स हैं। और करंटली इफ आई लुक बैक तो लास्ट ईयर से लाइक धनतेरस के ऊपर भी, दिवाली सीजन के अंदर भी देयर हैज बीन अ जंप ऑफ अराउंड 35 to 40% इन गोल्ड सेल्स एज वेल। हालांकि प्राइसेस भी इतने बड़े हुए हैं, फिर भी काफी अच्छी सेल्स है अभी ऑल टुगेदर। डायमंड ज्वेलरी की भी सेल अच्छी है, दैट इज आल्सो डूइंग वेरी गुड।
ओके तो दो चीजें यहाँ पर आपसे गौरव जी और जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि हमने डायमंड की में ग्रोथ ज्यादा देखी थी कंपैरेटिवली गोल्ड ज्वेलरी के, तो फिलहाल अभी जो डिमांड ट्रेंड्स हैं वो गोल्ड की तरफ ज्यादा झुकाव है या फिर डायमंड ज्वेलरी की ज्यादा मांग आ रही है क्योंकि वहां पर प्राइसेस अट्रैक्टिव थे? दूसरी बात, अब वापस से प्राइसेस थोड़ा सा इंच अप हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस यही है भाव यहां से थोड़े और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। लगता है कस्टमर प्रिपेयर है हायर प्राइसेस के लिए भी और डिमांड इंटैक्ट रहेगी वेडिंग सीजन में? देखिए, प्राइसेस से तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जिसको ज्वेलरी खरीदनी शादी के लिए उसको तो खरीदनी है, और बाकी इट्स नॉट जस्ट कि लोग शादी के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वैसे भी जनरल वियर के लिए भी, डेली वियर के भी लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। डायमंड्स की अगर हम बात करें तो डायमंड के अंदर भी अब 2 सेगमेंट्स अलग-अलग हो गए हैं। एक नेचुरल डायमंड है और एक लैब ग्रोन डायमंड है। सो हम लोग भी दोनों कर रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव स्टार्टेड अनदर ब्रांड बाय द नेम ऑफ आइरिस फाइन ज्वेल्स इन व्हिच वी आर डूइंग लैब ग्रोन डायमंड्स एज़ वेल। तो उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि जो नेचुरल की सेल्स है उसमें भी जंप है। आई हैव सीन अराउंड 20% जंप इन सेल्स इन द नेचुरल, और ये जो लैब ग्रोन वाला है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी रिटेंशन है। काफ़ी कस्टमर्स, जो लोग पहले सॉलिटेयर खरीदने की इच्छा होती है लेकिन उतना बड़ा नहीं खरीद सकते, तो अब वो लोग सारी की सारी चीजें वो खरीद रहे हैं। उसके अंदर भी काफी अच्छा है इनफैक्ट। ओके तो किस तरीके की ग्रोथ फिर एक्सपेक्ट करें वेडिंग सेल से इस साल पिछले साल के मुकाबले? 10-15% का फिगर तो हमने सुना है, उसी के साथ स्टिक करेंगे गौरव जी या इससे भी ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं? पर्सनली अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, वी आर सीइंग अ बिगर जंप। वी हैव सीन अराउंड 70% जंप इन सेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर इन टोटलिटी। मतलब प्राइसेस भी लास्ट ईयर मैं ईयर ऑन ईयर की कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ द रुपी वैल्यू, तो गोल्ड प्राइसेस वर ऑलमोस्ट द सेम। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट देयर इज अ जंप। आई वुड से कि उसके अंदर ऑलमोस्ट 25 to 30% कंट्रीब्यूशन लैब ग्रोन डायमंड्स का भी होगा उसके अंदर, जो हमने आइरिस फाइन ज्वेल्स एक नया लॉन्च करा है, साथ में ऐड अप करा है। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन गौरव जी आपसे। जैसे आपने कहा कि वॉक-इन्स बड़े हैं, इंटरेक्शंस यहाँ पर कंज्यूमर से अब ज़्यादा हो रही है, वेडिंग की जैसे जैसे शुरुआत हो रही है, क्या प्राइसेस को लेकर इंक्वायर करते हैं कस्टमर्स? फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस यहाँ से बढ़ेंगे या स्टेबली रहेंगे और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, या अभी से बुकिंग्स कर रहे हैं वो आगे के लिए कंसीडरिंग प्राइसेस कहीं ऊपर ना चले जाएं? आई वुड पर्सनली से प्राइसेस से तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब हमारे को लग रहा है प्राइस अप डाउन तो हमारे लिए है, ज्वेलर के लिए है, उसको फर्क पड़ता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। फॉर कंज्यूमर पॉइंट किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जब प्राइसेस आज से, अगर आप इफ यू लुक बैक फ्रॉम 2008, तो 2008 में आई थिंक अराउंड 10,000 का प्राइस था, आज 60,000 का है, बट गोल्ड की सेल्स तो जंप ही हो रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इफ वी टॉक। सो इसका मतलब प्राइस से कोई नहीं फर्क पड़ता है। सेकेंडली मेरे को ऐसा मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जब भी किसी चीज के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में होते हैं ना, तो लोग उसको ज्यादा फॉलो थ्रू करते हैं। जब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, डर जाते हैं कभी गिर ना जाए। बिल्कुल, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों को यही फिर एप्रीहेंशंस होती है कि कहीं प्राइसेस यहाँ से और ऊपर ना चले जाएं, फटाफट से यहाँ पर खरीदारी कर ली। और वैसे भी वेडिंग डिमांड तो एक ऐसी डिमांड है जो कि नेसेसिटी वाली डिमांड है, और जैसे गौरव जी ने बताया कि वेडिंग डिमांड यानी पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीदारी हो रही है, डिमांड इंटैक्ट है, और फिर वो डायमंड हो या फिर गोल्ड ज्वेलरी क्यों ना हो। शुक्रिया गौरव जी आपका अपने व्यूज़ देने के लिए। तो ये तो बात हुई सोने की, जहाँ पर वाइब्रेंसी फिजिकल मार्केट में बनी हुई है और प्राइसेस में भी बनी हुई है। 61,000 के आसपास के लेवल्स फिलहाल घरेलू बाजार में देखने को मिल रहे हैं। राय एक सिल्वर पर भी ले लेते हैं, और क्या राय रहेगी आपकी किशोर सिल्वर पर? यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड देखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गोल्ड के साथ साथ यहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है, तेजी बनी है, 73,000 के आसपास भाव आ चुके हैं। क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में और क्या व्यू है इन लेवल से? दीपाली, मीडियम टर्म में अगर बात करें तो सिल्वर गोल्ड से बेहतर लगता है। 82-83,000 तक भी आपको अगले 6 महीने में सिल्वर दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में भी मेरे हिसाब से 73,000 का जो लेवल्स है वो मुझे अच्छा लग रहा है बाइंग करने के लिए। 72,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड आपका टारगेट हो सकता है 74,300 के आसपास। ओके 74,300 तक जा सकता है, लेकिन अगले 6 महीने में ज़्यादा वाइब्रेंसी या फिर ज़्यादा तेज़ी सिल्वर से एक्सपेक्टेड इन कंपैरिजन टू
गोल्ड। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब एनर्जी बास्केट पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले राय लेंगे कच्चे तेल पर। थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिखी थी प्रीवियस सेशंस में, वापस प्राइसेस $81 के आसपास आ चुके हैं, $82 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अपकमिंग ओपेक मीट पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। अमित, कैसे देखते हैं कच्चे तेल को इन लेवल से? वापस से आज प्राइसेस 1.1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। ये ओपेक मीटिंग तक क्या रेंज लाइकली रह सकती है? कोई ट्रेड बनता है क्या इन लेवल से या फिर नहीं? जी दीपाली, एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा बॉटम जो है टेक्निकली चार्ट पे अभी परसों बनाया और कल जो है इसमें फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिली है। लेवल्स के हिसाब से मैं बात करूं तो इसमें मौजूदा इसका 6455 का है, 6400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडर्स को इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक वापस 6550 6600 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मेरे को लगता है 6600 से लेके 6400 की रेंज इसकी अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की हो सकती है। जी दीपाली। किशोर, आपका आउटलुक क्या है कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस दोनों पर इन लेवल से? आई थिंक सी कच्चे तेल जो है फंडामेंटली ओवर सप्लाइड मार्केट है, अभी फिलहाल के लिए तो मंदी है ही है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेंटिमेंट सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। ओपेक और रशिया दोनों मिला के फर्दर जो प्रोडक्शन कट्स है वो अनाउंस करने का बात चल रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको मंदी का साइड है ही रहना चाहिए। सो 6400 का जो पुट ऑप्शन है वो लगभग $200 के आसपास अवेलेबल है, वो खरीद करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस छोटा मेंटेन करना चाहिए, 170 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट हो सकता है 270 275। सो अपसाइड में आपको बहुत रेस्ट्रिक्टेड जगह है, डाउन साइड में आपको 6300 6280 तक भी डाउन साइड जगह है। सो 6400 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीद के चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी है अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो। लेकिन बेस मेटल्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सुस्ती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, फिर चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो। लेकिन अगर आप रीसेंट सेशन की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी भी जो स्ट्रेंथ बनी उसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं तीनों ही बेस मेटल्स। क्या राय है आपकी किशोर एज अ पैक बेस मेटल्स पर, और स्पेशली जिंक, कॉपर, ये कैसे लग रहे हैं? सी एज ए पैक ओवरऑल क्या है कि चाइना जो उनके इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी मार्केट का सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, नंबर 1। नंबर 2 है यूएस का जो बॉन्ड यील्ड्स जो कमज़ोर हो रहे हैं उसके वजह से जो डॉलर में जो वीकनेस दिख रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। सो तीसरे जो पॉजिटिव फैक्टर अभी स्पेशली कॉपर में उभर के आ रहा है कि वो है साउथ अमेरिका का जो प्रोडक्शन को लेकर जो चिंता है। एक जो लार्ज माइन है उसमें अगले हफ्ते से स्ट्राइक हो सकता है, उसके वजह से जो है सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। सो कॉपर और जिंक दोनों में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। कॉपर 716 के आसपास खरीदारी करके चलना चाहिए, 712 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड 723 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। जहां तक जिंक का सवाल है, 227 के आसपास इसमें खरीदारी करके चल सकता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, 225-50 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आप 230 के ऊपर भी रख सकते हैं। ओके, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल पैक से अमित? जी दीपाली, सेम ट्रेड ही मैंने भी बनाया था। कॉपर में 716 के आसपास जो है एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, 721 722 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस वही 712 के नीचे का रखना चाहिए। जिंक में भी 227 रुपए के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए, 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 231 रुपए का टारगेट जिंक में रखा जा सकता है। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो जिंक पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं, 227 के मौजूदा लेवल्स हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, खास तौर से जीरे पर, जहां पर कल के अपर सर्किट के बाद तेजी अभी भी इंटैक्ट है। राय लेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब फोकस करते हैं एग्री कमोडिटीज पर। पूरे ही स्पाइसेस के पैक को लेकर आते हैं, जहां पर धनिया तो आज के सेशन में फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन टर्मरिक और जीरे में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जीरा कल 6% के अपर सर्किट पर रहा दिन भर और आज भी तेजी ही इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल रिपोर्ट्स तो ये थी कि जो ओवरऑल स्विंग एक्टिविटीज हैं वो बूस्ट होते हुए दिखाई देंगी। जीरे की क्रॉप कल्टीवेशन बेटर साइड पर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि अक्टूबर में ऑलरेडी प्राइसेस इतना करेक्ट हुए हैं कि लोअर लेवल पर यहाँ पर डिमांड
बनी हुई है और साथ ही साथ अब प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से भी अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो एक्सपोर्ट डिमांड भी आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से तेजी रही है। सबसे पहले तो जीरे पर आपका आउटलुक क्या है अमित, क्योंकि कल भी हम बातचीत कर रहे थे और हमें राय यही मिली कि यहाँ से प्राइसेस तेजी की तरफ ही रहेंगे, गिरावट यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है। आप कैसे रीड करते हैं और क्या व्यू है इन लेवल से? कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन होगा? जी दीपाली, जीरे में काफी अच्छा मोमेंटम अभी प्राइजेस में दिखाई दे रहा है। पहले जीरे ने लगभग 65,000 के आसपास का हाई बनाया और वहां से प्राइजेस करेक्ट हुए जो कि 40,000 के आसपास आए। ऑलमोस्ट हाई से 38% का करेक्शन जो है प्राइजेस में देखने को मिला। अब 40,000 से काफी टाइम से ये 40,000 से लेकर 46,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल और आज इसने काफी लंबे समय बाद एक 46,000 के ऊपर का मूवमेंट लिया है, जो कि अभी इसका शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस माना जा रहा था। तो फ्रेश लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 46,000 46,200 की रेंज में जीरे में स्पेशली दिसंबर जीरे में एक फ्रेश बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। 48,700 रुपए का अभी नियर टर्म का इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 45,000 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें बाय का ट्रेड ट्रेडर्स को रखना चाहिए। 48,700 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इसमें वापस फिर से 51 से 53,000 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जी दीपक। ओके, लेकिन अगर तीनों ही स्पाइसेस को देखें, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, कोरिएंडर में भी स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है। 8100 के ऊपर भाव बने हुए हैं। तीनों में अगर सबसे ज्यादा कंफर्ट है तो वो किस स्पाइस के साथ है अमित? ओवरऑल देखा जाए तो धनिया में काफी बुलिश हूँ। अभी जैसे लास्ट स्टेटमेंट भी मेरा रहा था वो धनिया के ऊपर ही रखा, क्योंकि धनिया तीनों स्पाइसेस में सबसे अंडर परफॉर्म करने वाली कमोडिटी स्पाइसेस रहा है। तो ओवरऑल धनिया में देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम आगे आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। लेवल के हिसाब से देखें तो 8,000 के आसपास जब भी धनिया मिलता है तो इसमें एक खरीदारी का ट्रेड ही मैं रिकमेंड करूंगा। पहला लेवल जो रहेगा 8800 रुपए का रहेगा। 8800 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो एक बार 9600 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर टीएमसी का थोड़ा सा डिस्कशन करें तो टीएमसी का अभी जो रेंज मेरे को दिखाई देता है वो 13,000, ऊपर में 13,300 और नीचे में जो है इसका वो 11,800 तक का रेंज है। तो प्राइसेस जो टीएमसी का है इसी रेंज में अभी मेरे को लगता है। प्राइसेस अगर नीचे 11,800 के आसपास मिलते हैं तो ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड करना चाहिए। 13,000 के आसपास मिलता है तो प्राइसेस में मुनाफा जरूर करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आपको पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर राय मिली है, जहां पर कन्विक्शन सबसे ज्यादा अभी भी कोरिएंडर के साथ ही बना हुआ है। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक पर राय लेंगे। ये कमोडिटी भी काफी वाइब्रेंट बनी हुई है। प्राइस मूवमेंट के हिसाब से 3,000 के नजदीक आ चुकी है। कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है 3,000 के पार जाने की, और क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं अब कॉटन सीड ऑयल केक में अमित? जी दीपाली, 3,000 का लेवल मेरे को लगता है इसी वीक में ही कॉटन सीड में टेस्ट हो जाएगा। जो लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है वो 3,060 से लेके 3,090 का है। तो 2,920 2,900 की रेंज में अगर प्राइजेस मिलते हैं तो 2,850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडर्स को इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट वही 3,060 से लेके 3,090 तक का रख सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये कॉटन सीड ऑयल केक पर बातचीत हुई, जहां पर 2948 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बार ग्वार पैक भी लेकर आते हैं, वहां पर क्या रुझान बना हुआ है? ग्वार सीड नेगेटिव बायस के साथ 5740 पर है। ग्वारगम भी 11,500 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ये इन्हीं लेवल्स के आसपास दोनों कमोडिटीज रहने वाली हैं क्या? क्योंकि जिन लेवल से साल की शुरुआत की थी, ग्वार पैक ने वापस आके उन्हीं लेवल्स पे खड़ी हुई है। नई खरीदारी के हिसाब से भाव कैसे लग रहे हैं और यहाँ से भाव दोनों ही कमोडिटीज के कैसे देख रहे हैं आप? जी दीपाली, ग्वार सीड ग्वारगम में मैं हमेशा ट्रेडर्स को यही सलाह देता हूँ कि ये एक ट्रेडिंग वाला आइटम है। इसमें पोजीशन लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि रेंज मेरे को जो अभी शॉर्ट टर्म का रेंज एक बार लगता है स्पेशली ग्वार सीड का नीचे में 5650 या 5600 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को एक बार खरीदारी का ट्रेड लेकर चलना चाहिए। ऊपर में 5800 से लेके 5850 ये इसका एक मुनाफा वसूली का रेंज है। 5900 के ऊपर प्राइसेस जब तक नहीं निकल रहे हैं तब तक ये रेंज मेरे को लगता है इसी रेंज में ही कारोबार करेगा। स्पेशली अब जैसे ग्वारगम की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 11,400 11,300 इसके खरीदारी के लेवल रहेंगे। वहां से प्राइसेस अगर चलते हैं तो 12,000 12,200 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 12,200 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें जरूर एक बार अच्छा मोमेंटम तेजी का देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये बातचीत हुई ग्वार पैक की। लेकिन एक बार डॉलर इंडेक्स को लेकर आते हैं और उस पर एक किशोर का व्यू ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 2.5 महीने के लोअर लेवल्स पर है और यहाँ पर प्रेशर लगातार हम देख रहे हैं। क्या राय है आपकी किशोर, डॉलर इंडेक्स पर इन लेवल से 103 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए?
आई थिंक दीपाली यहाँ पे मार्केट्स एक्चुअली इंटर डॉलर पे जो एक व्यू चेंज का बात चल रहा है, स्पेशली जापानीज इन्फ्लेशन को लेकर जो माहौल बदल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, वो एक लैंडमार्क मोमेंट रह सकता है। एट द सेम टाइम आपका फेड का जो है इंटरेस्ट रेट का जो रेट साइकिल है वो शायद ख़त्म हो चुका है। तो अगर यहाँ पे अभी जो है आई थिंक फेड का मिनट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वो एक इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो कंसर्न्स है वो काफ़ी हद तक अगर एड्रेस हो चुका है, तो प्रॉबेबली एक जापानीज येन का स्ट्रेंथ और डॉलर का जो वीकनेस है वो साइमल्टेनियसली देख सकते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। तो फिलहाल के लिए डॉलर इंडेक्स में वीकनेस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्ली 102.50 102.30 तक भी अगले महीने तक इसमें डाउन साइड देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो डाउन साइड यहाँ पर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। डॉलर इंडेक्स में फिलहाल 103 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया किशोर और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।